हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हुई है 6 बजे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग 2 बजे देखते ही नहीं हैं और आप लोग बोलते हो कि 2 बजे समय नहीं मिलता है, तो इसलिए टाइमिंग 6 बजे किया गया है। अगर अभी एग्ज़ाम है भी नहीं तो मुझे लगता है कि दिन के समय में लोग उतना पढ़ते भी नहीं है, खा पी के सो जाते हैं, तो शाम के समय आप पढ़ सकते हो। देखिए, आज का जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैं आपको एक ही टॉपिक से अलग अलग साल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस और क्वेश्चंस, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सिर्फ इस एक चैप्टर से ना 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल पूछता है। आप इस एक चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको पता ही है कि हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है एंड चैप्टर 5 है। तो अभी तक हमने टोटल 15 क्लासेस जो हैं देख लिए हैं। जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ये क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें बताऊं तो, और उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने सीटेट सोशल साइंस का हमारा नोट्स नहीं लिया है रिवीजन करने के लिए, तो आप ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर नंबर पर मिल जाएगा। और इसके प्राइस ही इसीलिए रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स ले सके। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है वो भी ले ले। आराम से पढ़िए, आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद से आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, मैं बोलूँगी नहीं, बस अब मैं, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जनजाति का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जनजातियों से रिलेटेड ज़्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अभिलेख है ना, वो नहीं है हमारे पास। लिखित दस्तावेज नहीं है, इसलिए हमें उनके बारे में उतना नहीं पता है। थोड़ा बहुत पता है, बट जैसा और लोगों के बारे में हमें चीज़ें डिटेल्स में पता है ना, इनके बारे में नहीं पता है। इनकी एक अच्छी चीज़ क्या है ना, कि ये लोग जाति में, ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, इसमें ये लोग नहीं विश्वास रखते थे। ये लोग अलग ही तरीके से रूल्स, जैसे कि जो ब्राह्मण रूल्स बनाए थे ना, कि कौन सी जाति किस वर्ण व्यवस्था किस में रहेगी, ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे। ठीक है। और एक जगह से अभी आपको नीचे मैं डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ, अलग अलग जातियां बनी, कुछ नई जातियां आई, जिसको ब्राह्मणों ने फिर एक जाति वर्ग में, मतलब एक तरीके से जाति के अंदर एंट्री करवा दी। और उस समय आपको पता ही था कि जो भी ब्राह्मण वगैरह जो है रूल्स वगैरह बनाते थे, वही उस समय के राजा वगैरह ना उसको लागू भी करते थे। और आपको पता है कि ब्राह्मण लोगों को बहुत सारी जो है इनाम, उपहार, ये सारी चीज़ें मिलती थी, भूमि अनुदान भी, ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं डिटेल में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कुल मिलाकर ये देखना है कि पहले के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे और वो उनका लाइफ किस तरीके का था, ये आपको देखना है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दूसरा तीसरा चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा है जाकर देखिएगा, कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। और ये जो भी परिवर्तन हो रहे थे ना, वो हर जगह अलग अलग हो रहा था, सेम नहीं था। ठीक है, हर एक समान नहीं था, अलग अलग तरीके के जो है समाज जो है विकसित हो रहे थे। अब इसको हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे। अब यहाँ पर आप फोटोज़ में एक बार देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभी आगे जब आप देखोगे, ये जनजाति नृत्य है, यहाँ पर देखिए। तो ऐसा क्या हुआ कि उस समय का जो समाज था हमारा, ठीक है, ये एक बड़े जो हमारा उपमहाद्वीप का जो एक बड़ा हिस्से में समाज जो है, वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वर्ण के नियम के अनुसार, वर्ण आप समझते हो ना, अलग अलग जातियां हैं, उसके अकॉर्डिंग विभाजित था। अब ये विभाजित किसने किया था? तो ये किया था ब्राह्मण द्वारा, जो नियम बनाए गए थे उसी के अकॉर्डिंग। और जो ब्राह्मण लोग नियम बना देते थे ना, उसी को जो बड़े बड़े राजा होते थे वो उसको मानते थे, एक्सेप्ट करते थे। अब मान लीजिए ब्राह्मण ने नियम बना दिया है कि ये जाति के लोग इसमें रहेंगे, जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, क्या ऊंच नीच नहीं होगा? क्या अमीर गरीब का फासला नहीं बढ़ेगा? सेम यही हुआ, अमीर गरीब का फासला बढ़ा, ऊंच नीच का फासला बढ़ा। और दिल्ली के सुल्तान और मुगल के समय में तो काफ़ी जटिल हो गया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको स्टोरी की तरह समझिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बड़े शहरों से परे था। अब देखिए, ब्राह्मण ने जो व्यवस्था बनाई, राजा वगैरह ने उसको एक्सेप्ट किया, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब कुछ हुआ। बट जो जनजातीय समाज था ना, यही सेम क्वेश्चन पूछता है, ये इन सभी से परे था। इसको कोई मतलब नहीं है कि ब्राह्मण ने जो नियम बनाए हैं कर्मकांड, जनजातीय लोग इसको बिल्कुल भी नहीं मानते थे। जो भी उस समय के समाज में जो भी नियम थे, उपमहाद्वीप के बहुत सारे समाज में ब्राह्मणों ने बहुत सारे नियम कर्मकांड को जो है बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जो है असमान जो वर्ग था, इसको भी ये लोग नहीं मानते थे। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। तो जनजातीय समाज की एक सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात यही थी कि इन लोगों के अंदर ये सब कुछ नहीं था। और इसी वजह से सीटेट बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये
और ऐसा भी नहीं है, बहुत ही समझदार थे, इनके अंदर बहुत ज्ञान था, उसके बावजूद भी ये लोग कोई ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं मानते थे। और इनका समाज ना एक समान था, ये लोग बहुत हेल्प भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी के कोई खेती का काम कर रहा है, उसके अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाकी के लोग भी मिलकर हेल्प करते थे, क्योंकि जब यहाँ पर जाति ही नहीं है, यही नहीं है कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। और इन्हीं को कहते हैं, ऐसे समाज को हम कहते हैं जनजातीय। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीवन चलाएंगी, कुछ दूसरी जनजाति लोग शिकारी वगैरह करके, मान लीजिए किसी ने पशुओं को पाला हुआ है, कोई शिकार पे, कोई प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करेगा, अलग अलग इनका काम था। कुछ जनजातियाँ जो है वो खाना बदोश थी। खाना बदोश का मतलब ध्यान रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना है। आज की जो क्लास है वो पूरी स्टोरी की तरह ही हम समझेंगे, ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं स्लो भी रखूँगी, मैसेज भी आ रहे थे कि थोड़ा आप स्लो करके ही बताइए और स्टोरी की तरह। तो खाना बदोश का मतलब होता है कि आप आज एक जगह यहाँ पर हैं, ठीक है, कल आप यहाँ पर चले गए, एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर काम करना। जनजाति जो समूह है ना, वो संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर कंट्रोल करते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ये लोग बाहरी कोई भी नियम को फॉलो नहीं करते थे, इनके खुद के अपने नियम थे, उसे अकॉर्डिंग ये सारे मामले सल्टा देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ना कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। ठीक है, अब जनजातियाँ भी थी, अलग अलग तरीके की भी थी, जैसे कि ये लोग जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, दूसरे दुर्गम जगह पर रहते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी होता था। आपने ऊपर देखा ना कि जाति विभाजन जो नियम बनाए गए थे ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, तो ये तो एकदम इससे अलग थे। तो कई बार क्या होगा ना कि जाति विभाजन पे जो एक प्रभावशाली, मतलब एक शक्तिशाली जो समाज है, उसके साथ इनका टकराव होगा। मतभेद तो ऑब्वियस ही बात है, जब दो टाइप के लोग रहेंगे तो होता ही है। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, बट जनजातियों की एक चीज़ थी कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये इनकी जो आज़ादी है वो वैसी ही थी, और ये लोग अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखते थे। हमें जनजाति लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में भी अगर आप देखो, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, अमीर गरीब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज घर में रहते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन जब कभी आप कहीं ऐसे जगह पे रह रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, या फिर स्कूल कॉलेज, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, और इनकी तो जो कल्चर था वो काफ़ी रिच है, जो जनजातीय लोग हैं। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए, अब ऐसा नहीं है कि जाति आधारित जो हैं और जनजातीय ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं या एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड थे। और आपको पता है, जो ये जाति आधारित और जनजातीय समाज है, एक नीड के लिए, ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, और समय के साथ दोनों ने एक दूसरे को बदला भी है, एडॉप्टेशन भी हुआ है। अच्छी चीज़ों का होना चाहिए ना, कि कोई सामने वाले की कोई अच्छी चीज़ है, तो अगर उसका अच्छा चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक दूसरे पे ये लोग निर्भर भी रहते थे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदलने का काम किया। कुछ काम इन लोगों ने जनजातियों से सीखा, कुछ जाति आधारित ने जनजातियों से सीखा है। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि जनजातीय लोग अच्छे हैं, ऊंच नीच, जाति आधारित, इसमें भेद, कर्मकांड, इसको नहीं मानते हैं। ये लोग कौन थे? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो जो भी इतिहासकार मुसाफिर ने जनजाति के बारे में ना हमको ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कुछ अपवाद को छोड़ दें तो। जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जनजाति के बारे में हमको बहुत कम इन्फॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज ये लोग रिकॉर्ड्स, इनका जो लिखित रिकॉर्ड्स है वो नहीं ये लोग रखते थे। मतलब ये लोग अपनी सारी चीज़ें ऐसे लिखवाते नहीं चलते थे, पहले के राजा वगैरह की जैसे कि कहीं अभिलेख लिखवा दिया, पत्थर पे लिखवा दिया, ऐसा कुछ नहीं करते थे ये लोग। इनका कल्चर, इनके जो रिवाज है ना, वो काफ़ी रिच होते थे, और ये लोग अपना जो इनका परंपरा था ना, इसको बचा कर रखते थे, संरक्षण करते थे। क्यों? ताकि ये जो इनकी परंपराएं हैं ना, वो पीढ़ी, मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन जो है एक दूसरे को मिलता रहे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं का, मतलब जो इनकी परंपराएं हैं, जो इन लोगों ने संरक्षित करके रखा था ना, इसी को इस्तेमाल किया है, और जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अब जनजातीय लोग भारत के ना लगभग हर एक क्षेत्र में पाए गए। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह पे, अलग अलग जगह पर है। किसी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहा है। ठीक है, मान लीजिए आज इस एरिया में है, कल दूसरी जगह चले गए। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर,
जो जनजातियां थी ये भी काफ़ी पावरफुल थी और धीरे धीरे ना इनका भी एक बड़े इलाके पर नियंत्रण था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खोखर जनजाति कहाँ की है, तो पंजाब की है। ध्यान रखिए जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये पूछा हुआ है कि खोखर जनजाति कहाँ की है, मैच कीजिए, प्रभाव की है, सॉरी पंजाब की है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। फिर यहाँ पर बाद में गख्खर लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बट खोखर जनजाति याद रखना है। उनके मुखिया जो है कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। सुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर ले जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। ठीक है, तो याद रखना खोखर जनजाति पंजाब। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच, और ये भी पूछा हुआ है। बलोच कहाँ की है, ध्यान दीजिए, उत्तर पश्चिम की है। ये रहा, उत्तर पश्चिम की है बलोच। ये देखिए, ये आपका पंजाब में गख्खर है और बलोच हमारा उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये बलूची लिख दिया है, बलोच है ये। ठीक है, ये देखिए, ये आपका उत्तर पश्चिम में है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर पश्चिम में आ गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी जनजाति आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि ये ना कई बार पूछे हुए हैं। तो उत्तर पश्चिम का आपको याद रखना है, पंजाब का गख्खर हो गया, उत्तर पश्चिम का बलोच, और ये भी काफ़ी जो है प्रभावशाली था। अलग अलग मुखियाओं वाले कई कई छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय का भी पूछा हुआ है। पश्चिमी हिमालय तो रट लो, गड्डी, गड्डी के नाम से याद रखिए, पश्चिमी हिमालय, ये उनकी जनजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका जो उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम, अहोम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभी से देखेंगे। अहोम और कई दूसरी जनजातियों का बहुत पूरा जो है एक तरीके से प्रभुत्व था। चलिए, अब बिहार और झारखंड का भी देखिए। यहाँ पर भी जो है चेर जो है सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति, इनका नाम याद रखिएगा, राजा मान सिंह है। 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। ठीक है, और उनको हरा दिया। बाद में काफ़ी धन वगैरह जो है लूट लिया, और फिर सब कुछ लूटने के बाद भी उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने भी चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। ये बिहार और झारखंड के कई इलाकों में है। ठीक है, जहाँ पर ये लोगों ने कब्जा किया है और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया, चेर को। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। कई बार पूछता भी तो है कि झारखंड की जनजातियों का नाम बताइए, मुंडा और संताल। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि झारखंड, वैसे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एक दूसरे से सटे ही हुए हैं। तो आपसे पूछेगा, कई बार ऑप्शंस में झारखंड होगा, कई बार उड़ीसा, बंगाल रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, मुंडा और संताल। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए, अब यहाँ पर एक दूसरी हमारी जनजाति है। ये देखिए, ये लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिरन है। यहाँ पर देखिए, तीर धनुष रात के समय कर रहे हैं। हमने देख लिया पंजाब का, हिमाचल का, बिहार का, झारखंड का, बलोच, उत्तर पश्चिम। एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि 2022 में पूछा है सीटेट ने, वो दिखाऊंगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ जो है कोली, बिरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास थे। कोली लोग ना गुजरात के कई इलाकों में रहते थे, और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी। भीलों की भी बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भील आपकी पश्चिमी और मध्य भारत में है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये आया 16वीं शताब्दी, तो ये सब खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन गए थे। कुछ ही बचे होंगे जो कि शिकारी वगैरह करते थे, बाकी के सब जो है जमींदार बन चुके थे। ठीक है, बाकी गोंड लोग आपके ना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पर रहते थे। मतलब यहाँ तक इन सभी में गोंड जनजाति रहती थी। अब दूसरा देखते हैं खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं। सभी लोग जो भी उनके पास सब सामान होता था यहाँ पर लेकर आएंगे और बेचते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, और इनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी ना जो भी चीज़ें होती थी, डेयरी प्रोडक्ट्स, उस पर डिपेंड था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बेसिकली ये क्या करते थे, जानवर के साथ मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब भाई इनका पूरा लाइफ ही है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंड है, तो इनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पर आपको फ़ोटो भी देख सकता है। कुछ खाना बदोश जो थे वो क्या काम करते थे, जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम करते थे। आपने देखा होगा ना, जानवर पे लोग सामान वगैरह जो है से
लाद देंगे, बेचारे जानवर इतने मुश्किल से चल पाते हैं। तो उस समय ये काम होता था कि भारी भारी सामान जानवर पर जो है ढुलाई का काम करते थे एक जगह से दूसरी जगह। इवन उस समय के जो राजा वगैरह थे ना, वो भी इन सब का यूज़ करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इनका कारवा जो है टांडा कहलाता था। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करेगा। बंजारा लोग क्या हैं? व्यापारी खानाबदोश हैं। तो खिलजी भी इनका यूज़ करता था सामान की ढुलाई करवाने में। जहांगीर ने अपने इसमें लिखा भी हुआ है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खानदानों की ढुलाई का काम ये करते थे। तो बेसिकली इनका काम ही होता था एक जगह से दूसरी जगह जानवरों पर सामान लेकर जाओ और ढुलाई करो। ठीक है, बस। चलिए, यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनका क्या क्या काम था, बट यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। स्टोरी है, इसलिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब समाज धीरे धीरे बदल रहा था, नई जातियाँ और श्रेणियाँ आ रही थीं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था समाज की ज़रूरत बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकता पड़ी नए नए हुनर वाले लोगों की। अब इसका जैसे अनेक लोग आए तो वर्णों के भीतर, वर्ण तो ऑलरेडी ब्राह्मण ने बना के रखा था, तो छोटी छोटी जातियाँ भी उभरने लगी वर्ण के भीतर ही। जैसे कि ब्राह्मणों के बीच भी नई जातियाँ सामने आई। अब ब्राह्मण के ही बीच में आप देखिए बहुत सारे कास्ट होते हैं। दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूहों को जाति विवाह समाज में शामिल कर लिया गया। कुछ जनजाति थे जिनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया और उनको भी एक जाति का दर्जा दे दिया गया। जैसे कि आप देखिए सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इसको भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दिया गया। ब्राह्मणों ने बोला इनको भी किसी न किसी कास्ट में एंट्री दिला दी। ठीक है। अब वर्ण की बजाय जो है जाति समाज के संगठन का आधार बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया ना कि पहले वर्ण था, अब ना जाति जो हमारी कास्ट है वो समाज के संगठन का आधार है। ठीक है। धीरे धीरे तो समाज धीरे धीरे बदल रहा था, नई नई जातियाँ आ रही थीं जिनको जातियों के रूप में मान्यता दिया जा रहा था, तो इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जैसे 11वीं 12वीं सदी आई तो इसमें ना क्षत्रियों के बीच भी नए राजपूत आए, जो गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। जैसे कि हूण, चंदेल, चालुक्य, ये कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें कुछ पहले ही थे जो जनजाति में आते थे, बाद में कई कुल जो है वो राजपूत मान लिए गए। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने भी पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था। शासकों ने भी शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपना मोस्टली जो संपदा है ना उसका यूज़ किया था। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि शासकों के रूप में किसका जो है एक तरीके से उदय हुआ, तो शासकों के रूप में राजपुत्र गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा किसका अनुसरण किया है, तो राजपूत गोत्रों का। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से भी कई जनजातियां जो है वो जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले ही इन लोगों ने क्या किया ना, इस्लाम को अपना लिया, क्योंकि ये लोग जाति व्यवस्था को नकारते रहे। ठीक है। तो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और सनातनी हिंदू धर्म के जो द्वारा जो प्रस्तावित गैर बराबरी वाली जो सामाजिक व्यवस्था है, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये वाली व्यवस्था हम जिसमें इक्वालिटी नहीं है, ऊंच नीच है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमारा जो इतिहास है उसके महत्वपूर्ण हिस्से के ना दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है आपका गोंड और दूसरा है आपका अहोम। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ये जनजाति लोगों के बीच में सामाजिक बदलाव से ही रिलेटेड है और दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले गोंड। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। लाइन पूछा हुआ है। ये लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, मतलब आज यहाँ पर खेती करेंगे, कल यहाँ करेंगे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। याद रखिएगा, एक एक लाइन पूछा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राजे छोटे गोंड सरदारों पर एक तरीके से डोमिनेंट होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में अकबरनामा में लिखा हुआ है कि किस तरीके से गढ़ कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। ठीक है। अब इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ जो है किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ठीक है। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। 84 का मतलब गांव, 84 गांव जिन्हें 84 कहा जाता है। ठीक है।
84 गांव बोलिए या फिर सिर्फ 84। इसका भी उप विभाजन हुआ, 12-12 गांवों को मिलकर ये बनते थे। और यहाँ पर देखिए, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे जो है ना असमान सामाजिक वर्ग में विभाजित हो गया। पहले इसमें इक्वालिटी थी, बट धीरे धीरे इनका भी समाज जो है ना असमान होता गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी। ठीक है, जो समय के गोंड राजा थे उन लोगों ने ब्राह्मण लोगों को भूमि वगैरह उपहार में दिया था, भूमि प्राप्त की, और ये लोग ना ब्राह्मण जो लोग थे वो और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूपों में मान्यता प्राप्त करने की, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में भी मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा जो गोंड साम्राज्य सरदार थे, इनको भी हुआ कि अरे भाई चलो हमें भी राजपूत बन जाना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया ना, जो गढ़कटंगा का गोंड राजा था उसके साथ संग्राम शाह की उपाधि ले ली। ठीक है, उसके बाद उसके पुत्र दलपत ने, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर यही बताया जाएगा कि उन्होंने राजकुमारी दुर्गावती से फिर विवाह किया, फिर दलपत की मृत्यु हो गई। इतना कुछ आपसे पूछेगा ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछेगा। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, बट इनकी भी हार हो जाती है और ये उसने समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा। फिर इसका जो बेटा था रानी दुर्गावती का, वो भी लड़ते लड़ते ही मर गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा है अहोम। अहोम से रिलेटेड आपका, अगर आपने अहोम वाले टॉपिक को छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप 2 से 3 नंबर छोड़ेंगे, क्योंकि अहोम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अहोम ही है एक जिससे 1000 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन तो मैं ही दिखाऊंगी अभी आपको, एक 2014 में पूछा है और दूसरा 2022 में। सबसे पहले याद रखिएगा कि अहोम लोग कौन थे। तो ये जो है, जो अभी का हमारा म्यांमार है ना, म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे। ये लोग कौन थे, जो म्यांमार से आए और फिर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग भूइयाँ, जिसे हम भूस्वामी बोलते हैं, भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अहोम लोगों ने क्या किया, भूइयाँ का दमन कर दिया। ठीक है, और नए राज्य की स्थापना कर ली। फिर 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोच हाजों के राज्यों को भी अपने में मिला लिया। मतलब पहले इन्होंने भूइयाँ का दमन किया, फिर बाद में इन 2 राज्यों को भी मिला लिया। अब उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने में मिला लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बना लिया धीरे धीरे। जैसे जैसे 1530 का दशक आया, इतने वर्षों पहले सोचिए, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते ना वे उच्च स्तरीय बारूद और तोप का भी निर्माण करने में सक्षम हो गए। ठीक है, इन्होंने अपना साम्राज्य काफ़ी बड़ा कर लिया था। उसके बाद से देखिए, लेकिन अहोम लोगों को ना दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण, अब जैसे क्या हुआ था ना कि ये अहोम है, काफ़ी प्रभावशाली बन गया था, बट जब इस पर हमला किया गया था मुगलों के द्वारा, तो उस समय तो ये इसका सामना नहीं कर पाए, परास्त हो गए। बट ये जो मुगल थे वो ज़्यादा देर तक इस पे कंट्रोल अपना नहीं बना पाए थे, ज़्यादा समय तक नहीं बना पाए थे। अहोम फिर से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब फिर से आज़ाद। अब ये अहोम का क्या था, यहाँ पर देखिए, ये लाइन बार बार पूछता है कि अहोम राज्य किस पर डिपेंड था, तो जबरन श्रम पर डिपेंड था, बेगार पर निर्भर था। ठीक है, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अहोम किस पर डिपेंड था, जबरन श्रम पर, बेगार पर निर्भर था, और लोगों से जबरन जो काम लिया जाता था उसे हम कहते हैं पाइक। इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अहोम हमारा समाज है ना, अहोम समाज जो है वो कुलों में विभाजित था। किसमें, कुल में, कुल में विभाजित था। एक मिनट, ये पेन ही नहीं चल रहा है। अहोम समाज जो है वो कुल में विभाजित था, और जो कुल में विभाजित था इसे हम कहते हैं खेल। और एग्जामिनर क्या कहता है कि अहोम जो है वो कुलों में विभाजित है, जिसे हम कहते हैं पाइक। सोचिए, यहीं पर कन्फ्यूज़न होगा। तो इस चीज़ को कभी भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अहोम राज्य जो है वो बेगार पर निर्भर था, जबरन काम लिया जाता था, जिन्हें पाइक कहते हैं, और अहोम जो है वो कुलों में विभाजित था, जिसे हम कहते हैं खेल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। या अभी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बताऊंगी। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, मतलब लोगों को भेजना होता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को ट्रांसफ़र किया गया था। इस प्रकार अहोम जो है कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका था।
ठीक है। अब लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान जो है ना सेना में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे समय में वो बांध सिंचाई व्यवस्था का काम भी करते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए नए तरीके अपनाते थे। मतलब लड़ाई के समय में ये युद्ध में अपना सेवा देंगे, बाकी के समय में खेती वगैरह में। ठीक है, चावल की खेती करने के ना बहुत नए नए तरीके ये लोग सामने लेकर आए हैं। अभी देखिए जो मैं आपको बता रही थी, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें हम कहते हैं खेल। ध्यान दीजिएगा, वहाँ दस्तकारों की ना बहुत कम जातियां थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण, खेल का मतलब हो गया कुल, कुल याद रखिएगा। तो एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। मतलब आपका एक कुल है ना, इसमें बहुत सारे गांव होंगे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। ग्राम समुदाय होगा, उसके द्वारा इनको जमीन दिया जाता था। समुदाय की जो सहमति के बगैर राजा तक इसको वापस नहीं ले सकते थे। ठीक है, उस समय क्या होता था ना कि एक कुल है, अब इस एक कुल में बहुत सारे गांव हैं। अब किसान को जमीन कौन देगा? एक उसका ग्राम समुदाय। और ये ग्राम समुदाय काफ़ी पावरफुल था। राजा तक बिना इसके ना अनुमति के, बिना इस अगर ये नहीं बोलेगा तो राजा भी वापस नहीं ले सकता है, इतना पावर था। ठीक है, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा जो है भूमि अनुदान में दे दी गई। ठीक है, शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ठीक है, अहोम के राजाओं ने। बाकी ये लाइन भी पूछा जाता है कि अहोम समाज कैसा था, तो ये एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी वहाँ उस समय। जो भी कवि होगा, विद्वान होगा, उसको जमीन गिफ्ट में दिया जाएगा। जो भी नाट्य कर्म होते थे ना, उसको काफ़ी अप्रिसिएट किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में भी ट्रांसलेट करते थे ये लोग। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर है, हमने बहुत सारे जनजाति के बारे में पढ़ा। जो यहाँ पर दो अहोम समुदाय और जो गोंड समुदाय है, इसके बारे में हमने पढ़ा, और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। तो सबसे पहले हम दो क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस चैप्टर को तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जनजातीय लोग जो है ना, अपना लिखित अभिलेख दस्तावेज इनका नहीं था, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अहोम, गोंड और कुछ पंजाब उंजाब की जो जनजाति बताई हैं, ये नाम याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर आपका जो कन्फ्यूज़न रहता है ना कि क्या एनसीईआरटी से ही आती है, एनसीईआरटी से ही आती है, एक एक लाइन। ठीक है, इस एक मेहनत के लिए आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए। लाइक्स तो अब आते ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में पूछा है, और सेम ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2022 में। यहाँ पर देखिए, ये 2022 में पूछा है, सोचिए। और 2015 में भी पूछता था। और कौन सा क्वेश्चन पूछा है? अहोम से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए अहोम, यहाँ पर देखिए अहोम। ठीक है, तो 2015 में क्या लिखा है कि अहोम के बारे में क्या सही नहीं है। तो जिसे पता होगा क्या सही है वही तो कर पाएगा ना। तो चलो देखते हैं। अहोम साम्राज्य को दो वंशों में विभाजित किया गया था, जिसे पाइक नहीं भाई खेल कहते हैं। अभी तो मैंने बताया, दो कुल में विभाजित है जिसे कहते हैं खेल, और पाइक कहते हैं जो जबरन श्रम है उसको कहते हैं। ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो ये तो गलती है, तो यही हमारा सही होगा। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था, लास्ट वाला ही लाइन है। अहोम राज्य का निर्माण जो है भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था। भुइयाँ मतलब भूस्वामी, सबसे पहली ही लाइन थी कि वहाँ पर अहोम का निर्माण हुआ था भुइयों को दबाकर। अहोम राज्य जो है मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था। जी हाँ, मजबूर, जो बेगार पर निर्भर थे, जबरन श्रम पर निर्भर था। तो क्या इसमें सही नहीं है? तो ये अहोम राज्य को दो वंशों में विभाजित किया गया। अगर यहाँ पर खेल लिखा होता तो ये सही होता, बट इसने गलत लिखा है। पाइक, पाइक तो हम इनको कहते हैं, जबरन श्रम को कहते हैं। ठीक है, तो पूछा था क्या सही नहीं है, तो यही होगा। बाकी के तीनों सही हैं। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश में मिला है तो मैंने वही रखा है, 2022 में पूछा हुआ है। इसमें आपसे ना, उसमें पूछा था क्या सही नहीं है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अहोम ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। अहोम के बारे में क्या सही है? दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार। आज का जो म्यांमार है वहीं से तो ये आए थे, अभी तो हमने पढ़ा। अहोम स्टेट डिपेंड ऑन वॉलेंट्री सर्विस फॉर देयर आर्मी। नहीं, ये लोग जबरन बेगार पर निर्भर थे, वॉलेंट्री सर्विस पे निर्भर नहीं थे। तो ये तो गलत है।
ठीक है। विलेज कम्युनिटीज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू पीजेंट्स। जी हाँ, जो विलेज कम्युनिटी थी, जो ग्राम समुदाय था, वही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया ना, राजा भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक एक ग्राम समुदाय ना चाहे तो। और एक कुल में बहुत सारे गांव थे और इनको जमीन कौन देता था? विलेज कम्युनिटी देते थे। डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू पीजेंट्स, जो किसान थे उनको। तो ए एंड सी सही है, ए एंड सी। बी गलत है क्योंकि वॉलंटरी सर्विस लिख दिया है, जबरन श्रम पे था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया। अब यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा था ना, अहोम राज किस पर निर्भर था? बिगार पर। यह भी एनसीईआरटी का ही है। जिन लोगों ने जबरन काम लिया था, अभी हमने पढ़ा, उनको हम कहते थे पाइक। दूसरा, अहोम समाज कुल में विभाजित था, जिन्हें हम कहते हैं खेल। अब आप बताओ, क्या नहीं पूछ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। विलेज कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो सब कुछ तो यहीं पर है। यहाँ पर देखो, जो दूसरी लाइन लिखी थी कि अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, क्या नहीं पूछ रहा है यहाँ से? ये देखिए, हर एक चीज़ तो पूछा गया है। चलो, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, ये अभी हमने पढ़ा और मुझे लगता है कि ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहाँ वे मूल रूप से रहते थे, ये आपकी जनजाति हैं, ये इनके क्षेत्र हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि खोखर जो जनजाति है वो पंजाब की है। गद्दी आपकी कहाँ की है? पश्चिमी हिमालय की है। बलोची, मैंने ऐसे आपको मैप बना के दिखाया था, ईस्ट वेस्ट, सॉरी, साउथ नॉर्थ वेस्ट, ये आपका उत्तर पश्चिम। यहीं पे बलूची था, ऊपर पंजाब था, मध्य पंजाब वाला, और यहाँ पे था बलूची या फिर बलोची, कुछ भी बोल लो, उत्तर पश्चिम। ये रहा। खोखर आपका पंजाब का है, गद्दी आपका पश्चिमी हिमालय का, लंगा और हरगुन मैंने आपको बताया था मुल्तान और सिंध। बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2022 में, सेम। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। अगर आपने बस एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो डेली आधा घंटा दे दो। अगर आप आधा घंटा दोगे, यकीन मानिए आपका सीटेट पास हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने नोट्स भी आपके लिए बनाया है ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास पसंद आएगी तो कॉमेंट्स तो करो, कॉमेंट करने में भी कंजूसी करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।